हाउ आर यू? वेरी फाइन। चलिए ठीक है, आज हम देखते हैं फिर केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है आज का एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी एलिमेंट exists in more than one form and each form has different physical properties but identical chemical properties। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, इसमें प्रमुख रूप से हमें क्या देखना है कि एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपी क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसमें प्रमुख रूप से एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से अधिक रूपों में जुड़े होते हैं, इसी को हम एलोट्रॉपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और प्रत्येक फॉर्म की, प्रत्येक अवस्था की अलग अलग भौतिक अवस्थाएं होती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब एक अलग रूप में होती है, आदर्शवादी होती है। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इसी फॉर्म को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स होने का मतलब कि जिसमें एलिमेंट्स एक या अनेक रूपों में जुड़े होते हैं और उनके जुड़ने के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है। दिस नेचर ऑफ द एलिमेंट तो ज्वाइनिंग ईच अदर इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इसी प्रॉपर्टीज को हम एलोट्रॉप्स प्रॉपर्टीज कहते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सामान्य तौर पर एलोट्रॉप्स थ्योरी को फॉलो करता है। एलोट्रॉप्स थ्योरी को फॉलो करने का मतलब कि इसके डिफरेंट नेचर्स होते हैं, जिसके कारण इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडियलिटीज होती हैं, मतलब कि आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण हमें कार्बन के साथ एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर पढ़ना आवश्यक हो जाता है। सेम कंडीशंस में फिर आगे हम बात करते हैं कि कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सम ऑफ देम आर, मतलब कि उसमें से इनके मॉडल क्या हैं, किस आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम स्टडी करते हैं, उनकी क्राइटेरियाज क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। नाउ वी कैन से क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे पहली अवस्था उसकी क्या होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें क्रिस्टल के रूप में हो। क्रिस्टल मतलब समझते हैं जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर सपोज हम उसको तोड़ देते हैं टुकड़ों में, तो तोड़ने के बाद छोटे छोटे पीसेस के रूप में रह जाते हैं। कितना भी हम कोशिश करते हैं तोड़ने के लिए, तो पीसेस के फॉर्म में होते हैं। और एक दूसरी सब्सटेंस की पहचान क्या होती है कि उनको तोड़ने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने पर पाउडर बन जाते हैं। तो पाउडर का रूप नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने के मतलब कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन दैट इज डायमंड। उसका पहला एग्जांपल क्या होता है? डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर लीजिए। जानते हैं बच्चे, पेंसिल से काम करते हैं। पेंसिल की जो अंदर ब्लैक कलर की लीड होती है, वह लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। एंड फुलरीन, इसी तरह से फुलरीन तीसरी अवस्था होती है। तो सामान्य तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात अगर करते हैं कि कार्बन की वह अवस्था जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनको तीन पार्टों में बांट देते हैं। पहला तो हमारा क्या है? डायमंड है। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है। और तीसरी अवस्था का नाम फुलरीन है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, माइक्रो क्रिस्टलाइन। माइक्रो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने कहा ना, कोई सब्सटेंस है या एलिमेंट्स है, उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो तोड़ने के बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में आया। हमने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं मानते हैं, थोड़ा सा उसको प्रेशरली मिक्सअप करने की कोशिश किए, तो वह पूर्णतः पाउडर नहीं बन पाता। पाउडर ना बनने का मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं ना? जब उसमें सोर्स ऑफ लाइट पड़ती है तो चमकने लगते हैं। तो दिस स्टेज इज नोन एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो उस क्रिस्टलाइन फॉर्म का
एक अवस्था होती है सामान्य तौर पर उसके क्रिस्टल टिनी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, एक होता है कि बहुत मिक्सअप होने के बावजूद भी उनमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन के फॉर्म में वो इधर उधर चमक रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन स्टेज। माइक्रो क्रिस्टलाइन स्टेज जैसे आप मान लीजिए कि एलम है, फिटकरी है, फिटकरी को आप क्या करते हैं कि उसको सामान्य तौर पर पीसने की कोशिश करते हैं, मिक्सअप करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः पाउडर के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म, आर एमॉर्फस, या इसको हम माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहें या इसी को हम एमॉर्फस फॉर्म भी कहते हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोल, कोल के रूप में मतलब कोयला आप समझ रहे हैं, तो कोल इसका एग्जाम्पल मेनली होता है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक का मतलब जो गांव में पहले क्या होता था, दीपक वगैरह जलाते थे मिट्टी के तेल का, तो उसमें आप देखते हैं कि उसको मिट्टी के तेल को जलाने के लिए एक बत्ती का प्रयोग किया जाता था। उस बत्ती को जलाने के बाद आफ्टर सम टाइम उसमें ब्लैक ब्लैक पार्ट्स इकट्ठा हो जाते थे, चाहे उस दीपक के ऊपर भाग में नजदीक जो भाग होता है, अदरवाइज उस दीपक के आसपास कुछ ब्लैक कलर के मतलब कार्बन्स पड़े रह जाते थे। कब, आफ्टर बर्निंग द केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल बरने के बाद फिर क्या हो जाता था, वो लैम्प ब्लैक के फॉर्म में आ जाते हैं। कहने का मतलब कि गांव की भाषा में हम उसको सामान्य तौर पर कार्बन का मिसिबल रूप, मिसिबल रूप देखने में तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल पाउडर जैसा है, एकदम मिक्सअप है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज होने के कारण वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में माना जाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हो गया आपका कोल, दूसरा क्या है लैम्प ब्लैक, और तीसरा क्या है चारकोल। चारकोल आप जानते ही हैं कि चारकोल का डिफरेंट कल्चर में हम यूज करते हैं। आज की डेट में हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री में चारकोल का बहुत सारा उपयोग है। तो इस तरह से आप सामान्य परिस्थितियों में देखते हैं, तो जो इसमें परिस्थिति क्या होती है कि माइक्रो क्रिस्टलाइन होने के कारण हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऐसी जगहों पर जो हार्डली फिक्स कर लेते हैं। जैसे चारकोल का सामान्य तौर पर यूज आप रोड बनाने वगैरह में करते हैं। फिर जहां पर हमें इसको एक हार्ड थिंग्स को ऑपरेट करना होता है, हार्ड थिंग्स को ऑपरेट करने का मतलब कि इनको हम बाय प्रेशर मिक्सअप कर लिए, लिक्विड फॉर्म में ले आए बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसके बाद जिस स्टेज पर भी आप रख दोगे उसको ये काफी हार्डनेस के साथ पकड़ लेंगे, और हार्डनेस के साथ पकड़ने के कारण इनका हम विशेष उपयोग करते हैं अधिकतर रोड वगैरह बनाने के लिए, या फिर लैम्प ब्लैक का यूज करते हैं। तो पहले छोटे बच्चे वगैरह क्या करते थे, आज की जैसी व्यवस्था नहीं रहती थी कि उनको पेंसिल और कापी पकड़ा दिया जाए, पहले वो लकड़ी के एक वस्तु बनाए रखते थे, तख्ती कहते थे, उस पर लैम्प ब्लैक का यूज कर लिए, तो उससे तख्ती क्या होती थी, चमकदार बन जाती थी। बच्चों को राइटिंग करने में भी इंटरेस्ट आता था और अच्छे ढंग से उस पर खूब सुंदर राइटिंग करते थे। आफ्टर सम टाइम बीइंग फिर उसको मिटा देते। तो सामान्य तौर पर जो खुरदुरा पदार्थ लकड़ी का था या उसका जो सरफेस खुरदुरा था, वह खुरदुरा सरफेस बाधक नहीं बनता था, बल्कि वह चमकदार शाइनी कलर में दिखता था, ब्लैक कलर में। इसी का आगे चल करके उपयोग पॉलिश के रूप में भी किया जाता है। तो आज आप देख रहे हैं शूज पॉलिश किसी भी डिफरेंट काइंड से बना देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मतलब विभिन्न डाइज का उपयोग कर लेते हैं, तो उसके कारण उसके फॉन्ट ऑफ कलर चेंज हो जाते हैं, तो चाहे ब्लैक कलर का हो या अदर कलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, उनका हम बहुत सारा उपयोग आज की डेट में करना शुरू कर दिए। इस टाइप की अवस्था को हम माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रूप में जानते हैं, जो कार्बन की एक अवस्था होती है। तो चारकोल आपने देख लिया, लैम्प ब्लैक देख लिए, कोल कोयला के विषय में आप जानते ही हैं, कोयला क्या उपयोग करता है। आप देखते हैं फर्स्ट स्टेज का जो कोल होता है उसको हम बर्निंग के बाद क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर सेकेंड टाइम में बर्निंग कराते हैं, थर्ड टाइम में बर्निंग कराने के बाद वह पूर्णतः न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात वो पूरी राख बन जाता है। तो आपने देखा कि कोल तो हमारा एक ही है, और उस कोल माइन से निकलने के बाद हम 3 बार उससे एनर्जी लेने का काम करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम इंडस्ट्री फील्ड वगैरह में यूज करते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होता है, हमारे डे टू डे लाइफ के काम में भी यूज हो सकते हैं, या थर्ड लाइफ तक जाते जाते वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, जब सामान्य तौर पर वह राख बन जाते हैं, और राख बन जाने के बाद
उनका यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि कार्बन का जो एलोट्रॉपिक स्टेज होता है, उस एलोट्रॉपिक स्टेज को जानने के लिए हमें दो ही चीज दिमाग में होना चाहिए, एक तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो एलोट्रॉपिक स्टेज जानने के लिए ये दो चीजें हमें प्रमुख रूप से जानना जरूरी होता है। दूसरी चीज, इसमें एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट मॉडल में जुड़े होते हैं, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। तो नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं डायमंड के विषय में कि मींस प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स को जानने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स को जानने के लिए क्या करते हैं भाई, डायमंड सामान्य तौर पर आप देखते हैं हीरे को कहते हैं। हीरा सामान्य तौर पर हार्डेस्ट थिंग के रूप में जाना जाता है। हार्डेस्ट थिंग के रूप में जानने का मतलब कि ये कार्बन का एक एलोट्रोपीज होता है और यह हार्ड होने के कारण इसको सामान्य तौर पर आभूषणों वगैरह में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन के कारण बहुत अधिक चमक होती है और जब रेज ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ लाइट पड़ती है तो दूर से ही चमकने लगता है, जिसके कारण हम सामान्य तौर पर इसको हम आभूषणों में प्रयोग करते हैं। लेकिन आभूषणों में प्रयोग करने के साथ साथ इसको डिजाइन देने में बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म एडॉप्ट होता है। क्रिटिकल फॉर्म एडॉप्ट होने का मतलब थोड़ा भी असावधानी होने पर आपके जो ज्वेलरीज होते हैं, आभूषण होते हैं, वो नुकसान हो जाते हैं। तो हम इनको डिजाइनिंग देते हैं तो लेटेस्ट टेक्निक के माध्यम से देते हैं, विभिन्न आधुनिक मशीनें हैं उनके माध्यम से देते हैं। और इसका सबसे बड़ा गुण जो होता है लस्टर्स प्रॉपर्टीज या शाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं, चमकने का गुण, जो सामान्य तौर पर सोर्स ऑफ लाइट के माध्यम से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी कंडीशंस में दूर से चमकदार दिखाई देता है, यही लोगों के अट्रैक्शन का कारण बनता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स क्या है। इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, देखने में तो कलरलेस होता है, कोई रंग इस पर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, अर्थात एक तरफ से देखा जाए तो दूसरी तरफ की पॉइंट दिखाई देगी या दूसरी तरफ की पोजीशंस हमें दिखाई देती है। सब्सटेंस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब कि यह एक सॉलिड अवस्था में होता है। तो सॉलिड अवस्था में आप देखते हैं कि जो लाइट की घटनाएं होती हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में आप देखते हैं जो रेज ऑफ लाइट होती है किसी भी सामान्य बाधा के सामने पड़ने के बाद फिर अपना पुनः मार्ग में वापस आती है या उसी दिशा में वापस हो जाती है, उसमें हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो उसमें रेज ऑफ इंसिडेंट और रेज ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एक जो एंगल क्रिएट होता है उनमें इक्वलिटीज होती है। लेकिन जब कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसमें क्या करती हैं, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद एयरी मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं और डेंसर मीडियम में जाने पर वो क्या करती हैं, नॉर्मल के सापेक्ष बेंड कर जाती हैं और जैसे ही डेंसर मीडियम से फिर एयरी मीडियम में जाती हैं वो नॉर्मल के सापेक्ष क्या करती हैं, दूर हटने लगती हैं। तो यही घटना रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स होता है। तो सामान्य तौर पर जो रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स होता है उसमें जो इंसिडेंस एंगल और साथ में जो उनके अदर एंगल्स होती है, मीन्स जिसे आप साइन आर या रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं, तो साइन आर और साइन आई के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दोनों में डिफरेंसेस होने के कारण इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है। तो पहली प्रॉपर्टी जिसने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स में क्या कह रहा है, इट इज कलरलेस या एक रंगहीन होता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, अर्थात एक तरफ से देखने पर दूसरी दिशा या दूसरी तरफ की स्थिति दिखाई देती है। सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ है जो कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है सेम कंडीशंस में विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, लेकिन इसकी ब्रिलियंसी जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण यह दूर से ही चमकदार दिखाई देता है और दूर से चमकदार दिखाई देने से लोगों का एक अट्रैक्शन बन जाता है, इसके कारण ज्वेलरी वगैरह बनवाना इसका ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज क्वाइट हैवी
या थोड़ा भारी होता है। भारीपन होने का मतलब कि इसका मास ज्यादा होता है। एंड एक्सट्रीमली हार्ड, और सामान्य तौर पर या कठिन होता है। कहने का मतलब इसकी सॉलिडिटी स्टेज जो होती है वो हार्ड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। अर्थात इनके एलिमेंट्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने के कारण हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडियलिटीज हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स पर भी बात करते हैं। फिर इसके बाद इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी में हाईएस्ट स्टेज को अडॉप्ट करता है। हाईएस्ट स्टेज अडॉप्ट करने का मतलब कि इसको अगर हीट किया जाए तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जिसके कारण इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या एटलीस्ट टेम्परेचर देने के बाद यह सॉलिड अवस्था से मेल्ट होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड अवस्था में हो जाता है। डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड, डायमंड को हम आर्टिफिशियल ढंग से भी बनाते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो ज्वेलरी वगैरह की डिमांड हो गई, तो ज्वेलरी की डिमांड होने के कारण सब लोगों को चाहिए। तो आज की डेट में देखा जाए तो चाहे वो हमारी सांसारिक व्यवस्था हो, देश की व्यवस्था हो, प्रदेश की या घर की, आभूषणों का अट्रैक्शन ऐसा लेडीजों में होता है कि वो सामान्य तौर पर कुछ भी हो, आभूषण चाहिए तो चाहिए। ऐसी कंडीशंस में वो आभूषण बनवाने के लिए कैसे भी प्रेशराइज करके आभूषण बनवाती जरूर हैं। तो ऐसे में डायमंड की डिमांड ज्यादा हो गई। तो अब डायमंड की डिमांड ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल डायमंड तो हमें बहुत कम मिल पाएगा, बहुत हाईएस्ट रेट उसके होंगे। तो मानव का दिमाग जो है फिर उसकी तरफ पहुंचा कि कुछ इसमें नया करना चाहिए। तो नया करने के लिए क्या किए, उसको सिंथेसाइज करना शुरू किया, बार बार सिंथेटिक फॉर्म में देखना कोशिश किया कि हम इसको आर्टिफिशियल ढंग से कैसे बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ज्वेलरी के माध्यम पर देखा होगा कि तमाम गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, सबकी डिमांड होती है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं कि गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा पैसे उसके पास नहीं होते हैं, लेकिन इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं को जिंदा करने के लिए वो क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर रोल्ड गोल्ड का आइटम भी ले लेते हैं। रोल्ड गोल्ड आइटम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। कोई भी काउंटर पर आप जाइए, आपको छोटे से लेकर बड़े तक आपके रेट में, आपकी पहुंच की अवस्था में तमाम तरह की चीजें देते हैं। तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों की चाहत ज्यादा है, तो आखिर तो उनको भी कुछ चाहिए ना। अब वो मान लीजिए कि सही मायने में हीरा नहीं खरीद सकते हैं, डायमंड नहीं खरीद सकते हैं, तो डायमंड का आर्टिफिशियल फॉर्म तो वो खरीद सकते हैं। अगर हम शुद्ध सोना नहीं खरीद सकते हैं तो रोल्ड गोल्ड के आभूषण खरीद सकते हैं। भाई हमारे पास 10, 20, 50 हजार की व्यवस्था नहीं है तो हम 1000, 2000 का सामान खरीद सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम अपने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशंस के लिए, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई ना कोई उसका विकल्प तलाशते रहते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में आपने देखा कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड, डायमंड को बनाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। कैसे, आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब उसको वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देकर के आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जा सकता है। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। कहने का मतलब कि यह जो सिंथेटिक ढंग से बनाया गया डायमंड होता है वह भी इन द कंपैरिजन ऑफ नेचुरल डायमंड लगभग मिलता जुलता है। उसी तरह से जैसे ज्वेलरी आइटम में गोल्ड है तो गोल्ड में सामान्य तौर पर देखते हैं सोना उतना चमकदार होता है, वही अट्रैक्शन का कारण होता है। जबकि सामान्य तौर पर रोल्ड गोल्ड के आइटम्स भी लीजिए तो लाइट वगैरह में देखने पर लगभग वैसे ही चमकदार वो भी दिखाई देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में आप बहुत नजदीक से उसको ना देखिए तो जिस महिला ने या जिसने वो आभूषण पहन रखा है, देखने वाले को दूर से ऐसा नहीं पता लगेगा कि उसने गोल्ड का नहीं पहना है। सेम यही क्राइटेरिया यहाँ डायमंड के लिए भी होती है। तो डायमंड में जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है वो आर्टिफिशियल डायमंड कम पैसे में आम जनता की पहुंच में भी हो जाते हैं
और साथ में लोगों के शौक पूरे हो जाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड फिंगर्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखा रही है कि एक कार्बन का स्ट्रक्चर्स है। एवरी प्लेस पर जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट्स दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में जुड़ते जाते हैं। और यही एलिमेंट्स का जुड़ने की कला जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने लगती है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इस तरह से जुड़े होते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, जिसके कारण एलोट्रॉप्स कंडीशंस को अचीव करते हैं। और साथ में इनकी दूसरी सबसे अहम चीज क्या होती है कि मींस इनके साथ साथ दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, मतलब कि कार्बन विभिन्न एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ इनमें प्रमुख रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड या माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम प्रमुख रूप से यह कह सकते हैं कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का देखा जाए तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी इजी गोइंग होता है। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं स्ट्रक्चर्स में, एवरी स्टेज पर कार्बन एटम्स को शो किया जाता है पॉइंट ऑफ कार्बन्स, मतलब कि प्रत्येक पॉइंट इनका कार्बन्स होता है और एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में आपने देखा कि यहाँ पर सामान्य तौर पर डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज फिजिकली डिफरेंट तो हो सकती हैं, लेकिन केमिकल वे में एक दूसरे की आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब कि उनमें इक्वलिटीज होती हैं। और साथ में आपने देखा कि आर्टिफिशियल डायमंड जो नेचुरल डायमंड होता है उसके समकक्ष होने के कारण लोगों को सामान्य तौर पर अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, साथ में आपकी व्यवस्था के हिसाब से। इसी पर एक चीज बहुत ही अच्छी याद आ गई तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एक समय की बात है, आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सुना भी है, देखा भी होगा। इनके पिताजी का क्या नाम था, गेस कीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन क्या थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। सब्जेक्ट भी उनका इंग्लिश था। लेकिन जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि आप कुछ भी बनना चाहो, लेकिन ईश्वर की भी एक अभिमत होता है, वह ईश्वर आपसे वही काम कराना चाहता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ। तो थे तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर, लेकिन उनकी ख्यात किससे मिली, हिंदी नाम के सब्जेक्ट से मिली। हिंदी के कवि के रूप में उनकी गणना की गई। तो वही वाली हाल है कि वो थे अंग्रेज, लेकिन उनको हिंदुस्तानी बना दिया गया। एक समय उन्होंने ऐसा भी समय देखा है, बहुत गरीबी थी उनके पास। इलाहाबाद के रहने वाले थे, पंडित जी थे। सामान्य तौर पर वो उन्होंने बहुत ही गरीबी में पढ़ाई लिखाई की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। लेकिन संयोग से उनकी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षा थी, और उनकी पत्नी महत्वाकांक्षा होने के कारण वो सामान्य तौर पर क्या करती थी, आभूषणों वगैरह के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करती थी। तो आज का तो समय था नहीं कि अमिताभ बच्चन जैसा बैठे का ऑर्डर दे दो सब आ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हैं। वो दिन उन्होंने देखा है कि बहुत ही गरीबी से उन्होंने अपने जीवन पाले हैं। और अमिताभ और एक अजिताभ, दो बच्चे थे, दोनों को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी परवरिश किया, लेकिन उसी के साथ गरीबी की मार भी बहुत अच्छी झेली। तो जब पत्नी ने उनको विवश कर दिया कि नहीं मुझे आभूषण चाहिए तो चाहिए, अब हिंदी के कवि थे, क्या करें, मजबूर थे, तो उन्होंने हिंदी की कविता लिखना चाहा और कविता लिखने में भी बाधक बन गई। तो एटलीस्ट उन्होंने क्या किया कि नीम का पेड़ देखे, जहां पर वो बैठ करके अपनी हिंदी रचना करते थे, वहां नीम के पेड़ की जो नीम की गूदियां थी, उन गूदियों को इकट्ठा करके और उसको एक माला के रूप में पिरो लिया। माला के रूप में पिरोने के बाद एक अच्छी सी कविता लिखी, और वह कविता और साथ में वह माला उनको अर्पित कर दिया। कहा कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है, अब इससे बड़ा गिफ्ट हम तत्काल नहीं दे सकते हैं। और तेजी बच्चन ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने स्वीकार भी किया और अपनी संस्मरण में इसको बताया भी कि हमारे पति के द्वारा दिया हुआ सबसे मूल्यवान और उस समय के लिए एक आभूषण था, जिसको हमारे जिद पर हमारे पति ने वही मान सम्मान दे करके एक कविता के साथ पोस्ट किया और कहा कि यह मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट आभूषण होगा, और शायद है कि इसको हम सोने चांदी या हीरों से तुलना नहीं कर सकते, ना हम इसकी कीमत लगा सकते हैं।
और वही हरिवंश राय बच्चन अपने बच्चों की परवरिश में भी कमी नहीं किए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को एक एक्टर बनाने में भी उन्होंने ये डायलॉग सुनाया था कि आप तब हमारे बच्चे के रूप में सामान्य तौर पर जाने जाओगे जब आम जनता ये कहने लगे कि वही एक्टर है, वही अमिताभ बच्चन है जो हरिवंश राय बच्चन का लड़का हुआ करता था। लेकिन इसने एक्टिंग इतनी अच्छी की कि लोग अमिताभ बच्चन के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन को जाने, ना कि हरिवंश राय बच्चन के माध्यम से अमिताभ बच्चन को जाने। तो कहने का मतलब कि एटलीस्ट उन्होंने ये कथन सत्य कर दिया कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा अगली पीढ़ी का लीडर होता है और उसके माध्यम से अगर माँ बाप जाने जाते हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य और कोई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर आपने देखा कि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन थे वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के साथ ये बात अचानक याद आ गई, तो हमने कहा इस प्रसंग को भी लोगों को सुना दिया जाए तो ये अच्छी बात होगी। तो सामान्य तौर पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के माध्यम से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जुड़ी होती है और इसी का हम मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज भी करते हैं। तो आज के सामान्य तौर पर आज के वीडियो के साथ अब अगले नेक्स्ट टाइम में फिर हम अदर 2 स्टेज जो शेष रह जा रहे हैं ग्रेफाइट और फुलरीन की बात करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा ग्रेफाइट और फुलरीन के साथ होगा और साथ में अभी हम थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए एक ग्राफिकल डिजाइनिंग के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा इसमें कुछ एनिमेशन करके दिखाना चाहते हैं और उसको सामान्य तौर पर हम दिखाएंगे कि जिसके माध्यम से प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी और साथ में लगे हाथ इस स्टोरीज को भी ध्यान में रखेंगे तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का वह दिन भी याद आ जाएगा कि जो आज अमिताभ बच्चन उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप सुपरस्टार बने हैं। पैसों की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था है, लेकिन वो उठे कहाँ, बॉटम से हैं। तो कहने का मतलब अपनी जमीन को आदमी को कभी नहीं खोना चाहिए। तो फिर अगले वीडियोस में तब तक के लिए ग्रेफाइट और फुलरीन की बात करेंगे। धन्यवाद।